एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए 5 आदतें जो जरूरी है। तो 5 आदतें जो आपने बताया, सबसे पहले तो इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य है, इस मतलब यहाँ जमीन पर, एक मानव अगर दूसरे मानव के काम ना आए तो मानव है ना देखा। ठीक है, मेरा बाबू घर के अंदर पहुंच गया है और ये देखिए हमारे खाने के लिए यहाँ पर गिलास रख दिया गया है। अब थोड़ी ही देर में 2 रोटी उसके साथ सब्जी। आजकल जो बच्चे इंटरनेट में केवल लगे रहते हैं, जो केवल सोशल मीडिया से लगे रहते हैं, उनको पढ़ाई की तरफ अग्रसरित करना कैसे कर सकते हैं? कैसे गार्जियन को समझा सकते हैं कि हम उनको पढ़ाई की तरफ बढ़ाएं? बचपन में आपका सपना क्या था? एक व्यक्ति के अंदर डॉक्टर, शिक्षक और कमेंटेटर बनना, यह काफी अनोखा है। यह सफर कैसे शुरू हुआ? डॉक्टर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? एक डॉक्टर को मरीज की बीमारी के डर को किस तरह से हटाया जाए? उसके जो मानसिक जो मन में सोच लेता है कि हमें बीमारी है, मैं इस प्रकार से हो जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा, उसको कैसे हटा सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आप एक कमेंटेटर है, कभी कभी ऐसा समय आया कि आप कहीं कमेंट्री कर रहे हैं और इमरजेंसी पेशेंट आया तो कमेंट्री छोड़ के आपको जाना पड़ा। जो बच्चे एग्जाम में कम नंबर लाते हैं और निराश होते हैं, उनके लिए और उनके माता पिता के लिए क्या सलाह रहेगा? नहीं है कि वो जो आज के तारीख में मान लीजिए इंटर में, आपके अनुसार शिक्षा का असली उद्देश्य क्या है? नौकरी पाना या बेहतर इंसान बनना? एक कमेंटेटर बनने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? उनकी आवाज या क्रिकेट की गहराई? आपको हम लोग कब जियो हॉटस्टार पे भोजपुरी कमेंट्री करते देख रहे हैं? अगर कोई विद्यार्थी क्लास में लाइव मैच देख रहा हो तो उसको डांटेंगे या स्कोर पूछेंगे? विटामिन ए की गोली सबसे पहले लेनी चाहिए। सुबह जल्दी उठना या रात को देर सोना? हाथों में स्टेथोस्कोप हो तो मरीज की धड़कनें समझते हैं, यदि क्लासरूम में हो तो विद्यार्थी के भविष्य को संवारते हैं, और जब हाथ में माइक्रोफोन आता है तो अपनी आवाज से क्रिकेट के मैदान का रोमांच कई गुना बढ़ा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द एमआर पॉडकास्ट में। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी भी क्षेत्र में पहचान बनाना आसान नहीं होता, लेकिन आज हमारे सामने एक ऐसे बहुमुखी प्रतिभा बैठे हुए हैं जिन्होंने एक नहीं बल्कि 3 क्षेत्रों में अपना पहचान बनाए हुए हैं। वे एक डॉक्टर है जो कि मरीज की तकलीफों को समझकर उनका इलाज करते हैं। वे एक शिक्षक हैं जो कि विद्यार्थियों का भविष्य संवारते हैं, और वे एक क्रिकेट कमेंटेटर हैं जो कि क्रिकेट के खेल के मैदान में अपनी आवाज से, अपनी दमदार आवाज से लोगों में उत्साह बढ़ा देते हैं, दर्शकों में उत्साह बढ़ा देते हैं। आज की बातचीत में हम जानेंगे इनकी शिक्षा के बारे में, इनके बचपन के बारे में, कैसे अपने बदौलत, अपने मेहनत के बदौलत आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो आज हमारे साथ डॉक्टर संजय सर हैं जो कि शिक्षक है, कमेंटेटर हैं और डॉक्टर है। तो स्वागत है सर आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू अमनजीत जी, और आपके पॉडकास्ट द एमआर पॉडकास्ट, उनके पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको स्पेशली कि आपने मुझे इस अपने पॉडकास्ट में बुलाया और आमंत्रित किया, और मुझे फर्स्ट टाइम किसी पॉडकास्ट में आने का मौका मिला और मुझे कुछ 2 शब्द रखने का मौका मिला। फिलहाल कोई बड़ा प्रिपरेशन के साथ तो मैं आया नहीं हूँ, लेकिन आपने बुलाया और हम चले आए। और एक गाना नहीं है, आपने पुकारा और हम चले आए, वो वाली लाइन मेरे दिमाग में आ गई है। तो प्रिपरेशन कुछ है नहीं, लेकिन आप जो भी सवाल पूछेंगे सभी सवालों का जवाब कोशिश करेंगे अपने तरफ से देने का। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आप अपना कीमती समय निकाल कर और हमारे एपिसोड में आए। इसके लिए हमारी टीम की तरफ से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सर आप अपना छोटा सा परिचय दीजिए। देखिए, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ इस धरती का, जमीन का, और मेरा नाम संजय कुमार, एक छोटे से गांव प्यारेपुर से मैं बिलोंग करता हूँ। और फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा ये है, मैं एक एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ, इस क्षेत्र में मैं काम करता हूँ। और इसके अलावा तो बहुत सारा आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, लेकिन उतना है नहीं, उतना बड़ा लेवल पे हम है नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं कि जिस क्षेत्र में जाएं हम सफलता हासिल करने के प्रयास में रहते हैं। अपना फर्स्ट प्रायोरिटी एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर जो हमारा चलता है, लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं, दर्द के रिगार्डिंग समस्या का समाधान करते हैं, वो तो अलग बात है। सेकेंड है जो कमेंट्री के बारे में आपने बताया,
तो जब मौका मिलता है तो कमेंट्री की दुनिया में भी अपना कदम रखते हैं, तो वहाँ भी लोग सराहते हैं। उसके साथ साथ कई सारी चीज़ें आपने कहा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग 2 को ही रखते हैं। पढ़ाई वाला क्षेत्र बहुत पुराना है, तो उसको अभी लाना उचित नहीं है, क्योंकि 2 क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ा सकते हैं। बचपन में आपका सपना क्या था? कमेंट्री करना, टीचर बनना या डॉक्टर बनना? देखिए, शुरू के दिनों में जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो वो तो बहुत सारे सपने, बहुत सारे जिज्ञासा लेकर के वो जीते हैं कि हमें बहुत सारे चीज़ों को लेकर माइंड में कन्वर्सेशन चलते रहता है कि हम क्या करें। लेकिन एक मन में सपना रहता है कि हमें क्या करना है। तो सपना वो बहुत बड़ा था, जो मेरे अचीव से बहुत बाहर था। तो सपना यही था क्रिकेटर बनने का, मैं सही कहूँ तो। लेकिन मैं क्रिकेटर तो नहीं बन पाया। 4 साल मैंने लेदर बॉल क्रिकेट खेला भी, रेनबो क्रिकेट क्लब मोतीपुर। लेकिन मुझे पता चला कि मैं इस क्षेत्र में आगे नहीं जा सकता। मैं अपने आप को जस्टिफाई किया। ना ही मेरा फैमिली बैकग्राउंड कुछ उतना बड़ा था कि एक्सपेंसेस ज़्यादा थे, तो मैंने उसको छोड़ दिया। फिर हर विद्यार्थी का जब पढ़ाई ख़त्म होता है तो ख़त्म होने के 2 कारण हैं। एक तो पढ़ने में मन नहीं लगना, दूसरा फैमिली बैकग्राउंड वीक होना। तो यूँ कहें कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड ही वीक था। पापा चाह रहे थे कि पढ़े, लेकिन हमारी इच्छा थी कि नहीं, जब हम जिस क्षेत्र में हमें पूरा कोऑपरेशन नहीं मिलेगा उसमें हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो उसको अभी से ही रोक देना ठीक है। तो फिर मैं अपने एक जॉब में लग गया, दिल्ली गया। जॉब करने के बाद फिर धीरे धीरे समय आता गया, बदलता गया। फिर आगे चल के मुझे कुछ मेडिकल क्षेत्र में कुछ मौका मिला, फिर एक ट्रेनिंग करने का मौका मिला, एक ऑपरेशन में ट्रेनिंग किया, मैंने डिप्लोमा किया। उसके बाद फिर आज लोगों की सेवा में लगा हूँ। एक व्यक्ति के अंदर डॉक्टर, शिक्षक और कमेंटेटर बनना, यह काफ़ी अनोखा है। यह सफ़र कैसे शुरू हुआ? देखिए, सफ़र की शुरुआत आप कहीं से भी कर सकते हैं। आपके अंदर जिज्ञासा, डिजायर होना चाहिए। तो शुरू में जब हम पढ़ रहे थे तो हम बच्चों को पढ़ा भी रहे थे। उस दरमियान मुझे एक मौका मिला कमेंट्री करने का। हमने कमेंट्री किया और शुरुआत बहुत ही बेहतर हुआ। उसके बाद उसमें भी मन लगने लगा, उसमें भी थोड़ा सा आगे बढ़े। हालांकि मेन प्रायोरिटी मेरा उस समय वो नहीं था। बाद में फिर जॉब भी मैंने किया। उसके बाद मुझे एक छोटा सा केमिस्ट काउंटर मिला। वहाँ से करने के बाद, जब देखिए कोई शिद्दत से कोई भी चीज़ आप सोचते हैं, करते हैं ना, तो ऊपर वाला आपका साथ देते हैं। उसमें धीरे धीरे हमने केमिस्ट का काम किया। उसके बाद मुझे एक ऐसे शख्सियत मिले, डॉक्टर, जो बोले कि हमें कुछ मार्गदर्शन दिए। उनके नक्शे कदम पर हमने चला और आज एक प्रेशर थेरेपिस्ट हैं हम। आपके जीवन में कोई ऐसा मोड़ जो आपकी ज़िंदगी को बदल दिया हो? ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा मेरे लिए अभी फिल्टर करना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा मोड़ था जहाँ से ज़िंदगी बदल गया। तो मैं कम शब्दों में, कम वाक्यों में आपको मैं बता दूं। मैं कहीं केमिस्ट काउंटर पे मैं एक जगह काम कर रहा था, वो जगह का नाम नहीं लेंगे। काम कर रहा था, तो वहाँ मुझे 5 साल हो गए थे और बहुत ही दिल से, ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से मैंने काम किया था। तो वही बात मैंने कहा, जो चीज़ शिद्दत से करेंगे तो ऊपर वाला भी देखते हैं कि आप कितना ईमानदारी, कितना मेहनत से काम कर रहे हैं। तो वहाँ से मैं निकला नहीं, मुझे निकाला गया, और वही मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट रहा। अब मैं सोचता हूँ कि मैं 5 साल क्यों रहा। मुझे 2 साल पहले मुझे निकाल दिया रहता वहाँ से। एक होता नहीं है, मान लीजिए आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आप निकले नहीं, आपको निकाला जाए किसी चीज़ का बहाना, ब्लेम लगा करके, तो दुख होगा, बहुत दुख। तो समझिए कि वही मेरे लिए जीवन का टर्निंग पॉइंट रहा। वहाँ से जब हम फ्री हुए तो धीरे 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 सीढ़ी चढ़ते 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 आगे बढ़ते गए। इस मुकाम तक पहुँचने के लिए आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है? मैं सच कहूँ तो कठिनाइयाँ तो हर व्यक्ति के जीवन में है, और बिना कठिनाई का जीवन हो नहीं सकता है किसी भी व्यक्ति का। इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, बिना कठिनाई का जीवन हो नहीं सकता है, और कठिनाइयाँ तो आती ही रहती है। और एक लाइन है, मुझे याद दिलाइएगा, मैं बोलूँगा। तो कठिनाई तो बहुत सारे हैं। आपको आर्थिक कठिनाई मिलेगा सबसे पहले, दूसरा आपको पारिवारिक कठिनाई मिलेगा, तीसरा कभी कभी दोस्त भी धोखा देते हैं, ये भी एक कठिनाई है। उन तीनों को पार करके, है ना, माइंड को कंसंट्रेट करके, एकाग्र हो करके जिस काम को आप कर रहे हैं,
उसको करते जाइए, समय है, गुजर जाएगा, आने वाला समय वो आपका होगा। आपकी सफलता में माता पिता, गुरु और दोस्त तीनों का भूमिका है, और तीनों की भूमिका को आप किस तरह मानते हैं कि कितना सहयोग रहा तीनों लोगों का? देखिए, क्वेश्चन तो आपका बहुत इमोशनल क्वेश्चन है। इसमें सर्वप्रथम गुरु का पूरा मतलब शुरू के दिनों में जी गुरु हमें पढ़ाते हैं, डांटते हैं, जरूरत पड़ता है तो पिटाई भी करते हैं। जी और वो जो डांट, फटकार, जी पिटाई जो पड़ता है, माइंड जो है वो तीव्र होता है। और गुरु को पीटने का उद्देश्य ये नहीं होता है कि आपको शारीरिक दुख देना, उसके मन में होता है कि ये बच्चा मेरे से पढ़ रहा है तो ये आगे निकले, अपने जीवन में सफल हो जी और विजयी हो जी किसी भी क्षेत्र में। यही गुरु का उद्देश्य होता है, इसीलिए वो पिटाई करते हैं। और पिता का तो खैर कोई तुलना नहीं कर सकते, पूरे ब्रह्मांड से नहीं कर सकते। और माँ तो पहली गुरु होती है, जी। उनके बारे में क्या ही कहना, शब्द नहीं है। आपके जीवन का सबसे भावुक पल? मेरे जीवन का भावुक पल ये निकालना थोड़ा सा टफ है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एक मैं छोटे से न्यूज चैनल का न्यूज एंकर भी हूँ। तो पहला दिन में सेटअप पे गया था वो, और दूसरा मैं आज आपके पॉडकास्ट में हूँ ये, और तीसरा ये कि जब हम अपने मम्मी पापा को देखते हैं तो ये सोचते हैं कि हम उनके लिए हम क्या करें, कितना ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि वो खुश रहें। जी। बस। डॉक्टर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? देखिए, डॉक्टर शुरू के दिनों में आप पढ़ाई किस लाइन से कर रहे हैं, फिजिक्स से, केमिस्ट्री है, बायो है, ये डिफाइन करता है कि आप डॉक्टर। और यूं कहें तो वास्तविकता ये है, जो वास्तविकता है मैं वही बोलूँगा कि ये डॉक्टर की उपाधि मिली हुई है। एज ए प्रॉपर डॉक्टर जो होते हैं वो मैं डॉक्टर, मुझे एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट का डिग्री मिला हुआ है, डिप्लोमा एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट का, तो उससे मैं आगे बढ़ा हूँ। जब आप किसी की सेवा करते हैं तो आपको कुछ पैसे भी आते हैं, उसके साथ साथ दुआ भी आता है, उसके साथ साथ जो आप काम करते हैं ना वो आपके ऊपर टैग लग जाता है। तो वही लोगों का दुआ, आशीर्वाद दिया हुआ टैग है जो डॉक्टर संजय कुमार के नाम से जानते हैं। सबसे ज्यादा संतुष्टि कब मिलता है? देखिए, सबसे ज्यादा संतुष्टि आपके जीवन में तब मिलता है जब आप दिन भर का सारा काम करने के बाद आप अपने घर में फैमिली मेंबर के साथ जब होते हैं, वो सबसे ज्यादा खुशनुमा पल होता है मेरे हिसाब से। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है ना। एक डॉक्टर को मरीज की बीमारी के डर को किस तरह से हटाया जाए? उसके जो मानसिक के जो मन में सोच लेता है कि हमें बीमारी है, मैं इस प्रकार से हो जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा, उसको कैसे हटा सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, जो एक डॉक्टर के लिए होना चाहिए। देखिए, पेशेंट के साथ आप जितना खुल करके बातें करेंगे, उनसे कुछ ऑब्जर्वेशन लेंगे, उनके जो क्वेश्चन है, उनका जो प्रश्न है, पहले पेशेंट को सुनिए, क्योंकि पेशेंट के अंदर जो चीज़ हो रहा है वो सारी चीज़ वो बताने के लिए आया है, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप दवा प्रेस्क्राइब कर सकें या कोई थेरेपी की आवश्यकता है तो आप बोल सकें, बता सकें। तो पहले पेशेंट को सुनिए और अपने बातों से इस तरह उनको बताइए ताकि उनको संतुष्टि मिले। पहला सेटिस्फेक्शन डॉक्टर का वॉइस ही होता है जो मेडिसिन की तरह काम करता है पेशेंट के लिए, और मेडिसिन तो सेकेंडरी। उसके बाद जब पेशेंट को डॉक्टर के ऊपर विश्वास हो गया और संतुष्ट हो गया तो पेशेंट का तो 50% सॉल्यूशन वही मिल जाता है, दवा तो एक औपचारिक है। आजकल लोग इंटरनेट से देखकर दवा लेते हैं, और किसी बीमारी का जो ज्यादा सोचते हैं कि इंटरनेट से दवा देख के ले लूं, उसके लिए कितना खतरनाक और कितना सही है बिना डॉक्टर के सलाह से इंटरनेट से देख के दवा लेना? देखिए, वैकल्पिक रूप तो है, आप ऑनलाइन दवा मंगा भी सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इंटरनेट से दवा देख कर लेना कि हमें ये बीमारी है, और इंटरनेट पे सर्च किए कि हमें बीमारी है, इसका दवा क्या है, वो जाके मेडिसिन से लेना।
नहीं, सबसे पहले तो आप फिजिकली किसी डॉक्टर से आप एडवाइस लीजिए। जी। बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस का आप दवा ले रहे हैं तो आप खतरों से आप खेल रहे खेल हैं, रहे हैं। पहली बात। दूसरा कि आप ऑनलाइन कोई भी, बहुत सारे इंटरनेट सर्विसेज हैं अभी, उससे ऑनलाइन पूछ सकते हैं कौन जी। कौन सी दवा चाहिए। तो मैं तो कहूँगा कि वैसे ना करें, क्योंकि आप किसी डॉक्टर से जा रहे हैं पूछने तो उसका एक्शन, रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया क्या है पूछ सकते हैं, दोबारा सजेस्ट ले सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन दवा आप अपने से सजेस्ट कर रहे हैं, आप किनसे पूछने जाएंगे? किनसे पूछेंगे? कौन सा दवा किनको सूट करेगा, किनको एलर्जी हो जाएगा, ये भी तो जानना जरूरी है। तो बेहद खतरनाक है। बहुत खतरनाक है। ऑनलाइन दवा बिल्कुल नहीं मंगाना चाहिए मेरे हिसाब से। अपने से पूछ करके या कोई और ऐप से पूछ करके नहीं मंगाना चाहिए, मेरे पर्सनल ओपिनियन है उन लोगों को जो ऑनलाइन दवा खरीदते हैं। एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए 5 आदतें जो जरूरी है। तो 5 आदतें जो आपने बताया है, सबसे पहले तो आपको सूर्योदय से पहले उठना अनिवार्य है, जी। पहला। दूसरा, आपको घर से निकलते समय पूरा फ्रेश होकर के निकलिए। तीसरा, हर काम देर से कीजिए लेकिन सुबह का ब्रेकफास्ट एकदम टाइम पे कीजिए। चौथा, ये पर्सनल मेरा ओपिनियन है, जी जी जी। चौथा कि आप दिन भर ईमानदारी से काम करके आए हैं, काम कीजिए, खाना खा के भरपूर आनंद लीजिए, सो करके। इंटरनेट की दुनिया में मत खोइए, नहीं तो जिस तरह से समुद्र की गहराई का अंत नहीं है, उसी तरह इंटरनेट का, नहीं। सोशल मीडिया का जमाना है। लोग एक बार स्क्रॉल करना शुरू करते हैं तो पता चलता है 1 घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चलता जी। और आपने 5वां चीज जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, एक मेरे जहन में है कि ये आते रहता है, हम कभी कभी स्टेटस लगाते भी रहते हैं। पढ़े लिखे होने से अच्छा है कि कुछ लिखते पढ़ते रहिए। जी। कोई भी किताब हो, हर वो पढ़ा लिखा इंसान 1 पेज तो रोज पढ़ ही सकता है, चाहे दुनिया की कोई भी अच्छी किताब हो। यानी पढ़े लिखे होने से अच्छा है कि लिखते पढ़ते रहे। क्या बात है। बहुत। आप एक कमेंटेटर है, कभी कभी ऐसा समय आया कि आप कहीं कमेंट्री कर रहे हैं और इमरजेंसी पेशेंट आया तो कमेंट्री छोड़ के आपको जाना पड़ा? देखिए, ये तो आप पूछ जो रहे हैं, जी। ये तो सही बात है। लोग कहते हो भी होंगे कि सर आप कैसे आप 1 बजे से फ्री हो जाते हैं। तो हमारा जो थेरेपी का काम है वो टाइम है 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक, एकदम मैच्योर टाइम है। जी। 10 बजे से 1 बजे तक मैं कहीं भी रहूंगा, वो 3 घंटा मैं अपने क्लिनिक पे ही रहता हूँ। और पेशेंट को भी पता है कि जी। डॉक्टर साहब इतना बजे से इतना बजे रहेंगे। रहते हैं। और उसके बाद हमारी एक सहयोगी है, साथ में रहती है, फीमेल्स अगर क्लाइंट आ गए उनको जी। थेरेपी देना हुआ तो उसके लिए जी। वहाँ पर रहती हैं। तो 1 बजे के बाद सारा पेशेंट को वही डील करती है, थेरेपी देना है। न्यू पेशेंट 1 बजे के बाद आते नहीं हैं, बहुत कम आते हैं। अगर आते भी हैं तो हमारी जो सहयोगी वो कह देती हैं कि आप कल आइए, डॉक्टर साहब अभी नहीं है। और हमारे सहयोगी को भी पता है कि सर अभी कमेंट्री करने के लिए गए हैं तो फोन उठाएंगे भी नहीं, है ना। लेकिन बाद में हम उसका रिप्लाई करते हैं, जवाब देते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा कॉल अगर आ गया तो उसका भले हम अगर नहीं पिक कर पाए तो हम जवाब जरूर देते हैं कि हर एक कॉल मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है किसी ऐसे पेशेंट का हो जो परेशानी में हो, शायद मेरे से उस समस्या का समाधान हो जाए। और ह्यूमन बीइंग में एक बात कहूं आपको, तो इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य है, इस मतलब यहाँ जमीन पर, एक मानव अगर दूसरे मानव के काम ना आए तो मानव रहना बेकार है। क्या बात। अगला सवाल मेरा रहेगा सर कि आप डॉक्टर के साथ शिक्षक के रूप में भी अपना कार्य कर रहे हैं, कर चुके भी हैं, अभी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए अभी आजकल के जनरेशन में क्या है कि अभी बच्चों का ध्यान जो है इसमें थोड़ा सा माता पिता का भी मतलब कह सकते हैं कि ध्यान नहीं है। जो अपने क्षेत्रीय भाषा में कहें तो लापरवाही है, अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो वो लोग इंटरनेट की दुनिया में लग जा रहे हैं। और बच्चों का थोड़ा सा मैंने ये देखा आज के कंडीशन में कि जब तक आपके क्लास में हैं वो आपका बात मानेंगे, उसके बाद बिल्कुल नहीं बात मानेंगे। लोग कहेंगे कि उसके बाद क्यों मानेंगे, तो उसके बाद इसलिए मानना चाहिए क्योंकि जब तक शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं तभी तक शिक्षक नहीं है। जिन्होंने मुझे ए सिखाया है वो भी हमारे लिए आज उतने ही मतलब आदरणीय है, और जो मुझे जेड सिखाए हैं वो भी उतना ही आदरणीय है। क्या बात।
आपके अनुसार एक अच्छे शिक्षक के पहचान अभी क्या है? जो एक अच्छा शिक्षक। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर तो एक अच्छे शिक्षक ही दे सकते हैं। मैं जी। तो उतना अच्छा शिक्षक हूँ भी जी, नहीं फिर भी कि मैं बहुत बड़े लेवल का, लेकिन जी। ये कह सकता हूँ कि मैं 2015 से लेकर के और 22 तक 23 तक मैंने जो विद्यार्थियों को मैंने पढ़ाए हैं, और आज उसमें से 10-15 ऐसे विद्यार्थी हैं जी। जो मुझे काफ़ी मतलब गौरवान्वित करते हैं, और आज भी वो लोग आकर के चरण स्पर्श करके, है ना, प्रणाम करते हैं। एक जी। होता है इशारा से जी, प्रणाम जी, करना है, जी। एक वो होता है कंडीशन में। मान लीजिए सब कोई बाइक में है तो आप चरण स्पर्श नहीं कर नहीं कर सकते, सकते। लेकिन आपके हाव भाव से दिख जाता है कि आप कितने दिल से किसी को रेस्पेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो वो अच्छे पोजीशन में है, अपने क्षेत्रीय जगहों में अच्छे लेवल पे काम भी कर रहे हैं, और मुझे लगता है अपने जीवन में वो भी सफल हैं। तो मुझे वो देख करके काफ़ी खुशी होती है। जैसे कि एक किसान को हरे-भरे फसल देख कर के खुशी होती है, उसी तरह एक प्राइवेट पढ़ाए हुए शिक्षक के द्वारा कोई स्टूडेंट अगर अच्छे मुकाम पर हो तो जी। उसको भी उतनी ही खुशी होती है। आजकल जो बच्चे इंटरनेट में केवल लगे रहते हैं, जो केवल सोशल मीडिया से लगे रहते हैं, उनको पढ़ाई की तरफ अग्रसरित करना कैसे कर सकते हैं? कैसे गार्जियन को समझा सकते हैं कि हाँ, उनको पढ़ाई की तरफ बढ़ाएँ? पहले ये कहे जाते थे कि गार्जियन हमारे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, जी। लेकिन अब ये नहीं कह सकते। जी। सबके गार्जियन और पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, जी। तो पहले से और ज़्यादा समझदारी होंगी उनके पास, जी। बुद्धि, विवेक, कौशल सब कुछ है, भरपूर है। तो ऐसा नहीं, देखिए मोबाइल ऐसा नहीं खराब ज़रिया है, जी। बहुत ही बेहतरीन ज़रिया है। लेकिन अगर मोबाइल से ही पढ़ के अगर पढ़ कर के ही सब कुछ हो पाता, तो आज के तारीख में सब लोगों के हाथ में मोबाइल है, सब कोई विद्वान होते। जी, जी। और विद्वान होने के लिए किताब का पढ़ना, एक-एक पेज पलट करके, वो बहुत ज़रूरी है। किताब पढ़ने से ही कोई विद्वान हो सकता नहीं। है, मोबाइल रखने से विद्वान नहीं हो सकता है। तो मोबाइल से आप सीखने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं। जी। तो वो तो आप कीजिए, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सर्च कीजिए। लेकिन उसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सब चीज़ों पर जो लग जाते हैं ना बच्चे, वो एक प्रकार का एक मादक एडिक्शन होता है। जी। उसी तरह ये सोशल मीडिया का एडिक्शन है। तो इससे हर विद्यार्थी को बचना चाहिए, हर पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों पर कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। जैसे कोई किसी घर से कोई बच्ची जब बाहर निकलती है तो उनके पेरेंट्स पूछते हैं कि आप कहाँ गए थे और कहाँ जा रहे हैं, जी। पूरा ध्यान रहता है। उसी तरह मैं कहूँगा कि आपके लड़के भी अगर कहीं घर से निकल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उनसे पूछिए। ये दबाव केवल बच्चियों पर ही नहीं, लड़कों पर भी होना पड़ना चाहिए। तब जाकर के आपका घर परिवार सुरक्षित और सेफ रहेगा, जी। और गलत दिशा की तरफ नहीं बढ़ नहीं पाएगा कोई। आप एक शिक्षक है, इसलिए एक क्वेश्चन और, जो बच्चे एग्जाम में कम नंबर लाते हैं और निराश होते हैं, उनके लिए और उनके माता पिता के लिए क्या सलाह रहेगा आपका? ये क्वेश्चन तो मैं सोच रहा था कि कोई मुझसे करे जी। कहीं बड़े मंच पर, जी। तो मैं इसका सटीक आंसर दे पाऊँ जी। और मैं थोड़ा पेरेंट्स को मैं बता पाऊँ। जी। लेकिन ये भी बड़े मन से कम नहीं है। जी। आपका सहयोग, द आपका एमआर आशीर्वाद। पॉडकास्ट आपका, तो इस बड़े मन से मैं कहना चाहूँगा जी। कि अगर 100 जो प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले क्लाइंट है, यानी मतलब प्रतियोगी मैंने जी। है, अगर रेस में दौड़ रहे हैं तो 100 के 100 नंबर 1 नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, और इनाम टॉप 10 वाले को ही मिलता है। जी। तो बचे हुए नंबर बेकार नहीं है, उन्होंने भी कोशिश किया है, जी। उनको भी मिलेगा, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। मिलेगा। आज नहीं मिलेगा लेकिन कल मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि वो जो आज के तारीख में मान लीजिए इंटर में, मैट्रिक में बच्चे टॉप 10 कर जाते हैं, टॉप 1 कर जाते हैं, तो उनको बहुत सारा इनाम मिलता है सरकार की तरफ से भी, और सामाजिक पारितोषिक वितरण होता है, उसमें मिलता है। तो ऐसा नहीं कि वो आज टॉप कर गया तो वो टॉप पे ही रहना। टॉप पे पहुंचना बड़ी बात है, टॉप करना बड़ी बात है, जी। लेकिन टॉप पे बने रहना उससे भी बड़ी बात है। जीवन में तभी आप ऊपर जाएंगे, है ना। कभी कभी आप देखेंगे रेस में कोई जब शुरू में रनिंग होता है तो बहुत सारे आगे निकल जाते हैं, लेकिन पीछे वाला कभी कभी उसको भी पीछे छोड़ देता है। वही बस। आपके अनुसार
शिक्षा का असली उद्देश्य क्या है? नौकरी पाना या बेहतर इंसान बनना? आज के तारीख में तो मुझे लग रहा है जो जनरेशन में जो अभी शोर अभी चल रहा है बच्चों के अंदर पढ़ाई लिखाई के बाद, शिक्षा का मतलब नौकरी ही लोग समझ रहे हैं। मैं तो कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं भी तो प्राइवेट से हूँ, सेल्फ अपना काम कर रहा हूँ। तो आप जरूरी नहीं कि हाँ पढ़िए लिखिए, अच्छा कीजिए, मेहनत कीजिए, समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी है कि समाज को और अच्छे ऊंचाइयों तक लेके जाए, अच्छा करने का प्रयास किया, पढ़िए लिखिए। अगर नहीं होता है तो आप कोई दूसरे रास्ते को भी अपना करके बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखिए आपका प्रश्न छोटा है, मैं आंसर भी छोटे करके ही दे रहा हूँ कि पढ़ाई लिखाई का मतलब नौकरी नहीं है। पढ़ाई लिखाई का मतलब है एक सच्चा इंसान बनना, ईमानदार इंसान बनना, और अपने समाज के आने वाले जनरेशन को भी, छोटे बच्चों को भी बताना कि कैसे हम एक ईमानदार, जिम्मेवार और एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। आप शिक्षक, डॉक्टर और कमेंटेटर हैं। क्रिकेट कमेंट्री के प्रति आपका लगाव कब और कैसे शुरू हुआ? क्रिकेट के प्रति लगाव तो मुझे 2001 से ही है जी। और मेरे अंदर इच्छा हुई थी जब ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का 1999 में मैच, फाइनल मैच चल रहा था, मैं ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे देख रहा था जी। तब से मेरे अंदर ये क्रिकेट एक जुनून की तरह बस गया। और संजोग से 2001 में मुझे एक जगह कमेंट्री करने का मौका मिल गया और वहीं से शुरुआत हुई हमारी जर्नी। और उसके बाद मुझे बहुत लोगों ने सराहा। उसके बाद एक बहुत अच्छे अधिकारी प्रभारी थे, किसी थाना प्रभारी को बुलाया गया था एज ए चीफ गेस्ट, तो वहाँ आए थे, उन्होंने मेरी सराहना की। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। आपने पहली कमेंट्री किस मैच में और कब किया था, और उस समय आपका अनुभव क्या था? पहली मैच की कमेंट्री कौन से टीम के बीच में हो रहा था ये भी मुझे प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन वो प्रॉपर याद नहीं होने का कारण एक ही है कि मेरा फोकस था कमेंट्री पे, कि बॉलर बॉल कैसे कर रहा है, बैट्समैन कैसे खेल रहा है और किस दिशा में मार रहा है। उस समय मुझे दिशा का बिल्कुल ज्ञान नहीं था कि कौन सा, बहुत सारे लगभग 42 प्लस डेस्टिनेशन है एक क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, उसको याद करना बड़ा मुश्किल था। तो उस समय एक किताब हुआ करता था खेल का, वो उसमें सारा डेस्टिनेशन दिया हुआ था, जगह कि कौन सा जगह किधर जाता है, कौन से जगह खड़ा होता है। उसको मैं किताब को सामने में रख करके तब मैं बोलता था कि बैट्समैन ने शॉट मारा है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, है ना, मिड विकेट की तरफ, लॉन्ग ऑन की तरफ, लॉन्ग ऑफ की तरफ, मिड विकेट शॉट में, मिड विकेट सिली, मिड विकेट, है ना, फॉरवर्ड शॉर्ट लेग, थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, डीप फाइन लेग, स्क्वायर लेग, बहुत सारी चीजें थी उसमें। उसको देख देख करके, बोल बोल करके मैंने सीखा है। अभी सर देख के बोलते हैं या अनुमान हो गया? नहीं, अब तो बहुत सारे टीवी पर मैंने मैच देखे हैं। अब पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था, बाद में कलर आ गया, उसके बाद सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, उसके बाद मेरे एक आदर्श गुरु, उनको हम मानते हैं अपने आप, उनका भी नाम संजोग से संजय बनर्जी हैं, रेडियो की कमेंट्री किया करते थे। बहुत सारे कमेंटेटर, सुशील दोषी है, विनीत गर्ग है, सुरेश सरैया है, प्रकाश वाकणकर हैं, नाम में कुछ मिस कर रहा हूँ। सर लोग बहुत ही, मतलब एक क्या उनके अंदर वॉइस क्लियरिटी और क्वालिटी था जो रेडियो पे दिखता कुछ नहीं था, ऐसा लगता था कि मैं ग्राउंड में देख रहा हूँ। तो उनको सुन करके हमने ये सीखा है और इसको धीरे धीरे हमने आगे बढ़ाया है। सबसे पसंदीदा कमेंटेटर कौन है आपके? टीवी का या फिर रेडियो का? टीवी का, रेडियो का, और वर्तमान समय में जो घरेलू मैच होते हैं उनके, तीनों के। ये टीवी कमेंटेटर अभी रवि शास्त्री सबसे टॉप पे चल रहे हैं। ऐसे में माइकल अथर्टन को भी सुनता हूँ, इंग्लिश कमेंटेटर हैं। यान गोल्ड, साइमन करके नाम है उनका, बहुत अच्छे कमेंटेटर हैं इंग्लिश के। और साथ में अभी संजय मांजरेकर है एक। अब मेरे से जुड़े हुए नाम है तो आपको लग रहा होगा कि आपके नाम के इसलिए आप ले रहे हैं। संजय बांगड़ है ना, संजय मांजरेकर है, संजय बनर्जी जो रेडियो कमेंटेटर है। अब ये मत जोड़िएगा कि मेरा नाम है, मैं उनका नाम ले रहा हूँ। उनकी वॉइस क्लियरिटी सुनिए, उनका कुछ वॉइस होता है जो आपको इम्प्रेस कर देगा, है ना। और इस भाषा में हम कहें तो सब लोग का नाम ले रहे हैं, इसमें एक आपका भी नाम है जो बहुत प्रभावित करता है। जब आपका भी जो आवाज है वो इतना क्लियरिटी है जी, जो कहीं भी सुने तो आकर्षित हो जाते हैं कि हाँ वहां जाके हम देखें,
सर को देखे एक बार कि हाँ कमेंट्री कर रहे हैं, सुने, उनके वॉइस को छोड़ के जाने का मन नहीं करता है। मैच देखे या ना देखे, लेकिन अभी कमेंट्री जरूर सुनेंगे। तो आपने बहुत अच्छी बात कही है। बहुत ऐसे दर्शक हैं जो आते हैं कि सर आप कमेंट्री बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे, पहले तो सोशल मीडिया नहीं था, अब तो मेरे पास मोबाइल में मैसेज आता है, कमेंट्स आता है, मतलब सोशल मीडिया पे कमेंट्स आते हैं, कुछ मैसेंजर में मैसेज करते हैं। और एक बड़ी मतलब खुशी हुई कि एक टीम, एक मैं कमेंट्री करने गया था और एक टीम हार गई। उस टीम के खिलाड़ी ने मुझे मैसेज किया कि सर हम मैच हार गए हैं, इसका कोई गम नहीं है सर, हम फाइनल मैच हार गए हैं, इसका कोई गम नहीं है, लेकिन आपने जो कमेंट्री किया है ना वो हम लोग का दिल जीत लिया है। तो इससे मेरा और सीना चौड़ा हो गया। और हाल ही में एक क्रिकेटर, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, उनका भी कमेंट आया है कि सर आप जो कमेंट्री करते हैं ना, बहुत अच्छे लेवल की कमेंट्री करते हैं। और मैं तो नहीं समझ पाता हूँ, लेकिन जब तक लोग नहीं कहते हैं तब तक विश्वास नहीं होता है। मैं तो अपना कोशिश करता हूँ अच्छा करने का, अपना बेस्ट देने का। तो उन्होंने कमेंट किया कि सर आप एक दिन बहुत अच्छे कमेंटेटर होंगे, मुझे विश्वास है। तो मुझे ये और थोड़ा सा एनर्जी मिला। एक कमेंटेटर बनने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, उनकी आवाज़ या क्रिकेट की गहराई? आप किसी भी खेल का कमेंट्री करें तो उस खेल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, मैक्सिमम जानकारी। हम ये नहीं करते कि हमें 100% जानकारी है, आपको मैक्सिमम जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद खिलाड़ियों के बारे में विषय, जो आपको सारे इन्फॉर्मेशन खिलाड़ियों के बारे में होने चाहिए कि कौन किस दिशा में खेलते हैं, कैसे खेलते हैं, शॉट्स क्या हैं। क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप कहें तो मैं फुटबॉल की भी चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ फुटबॉल का भी नामो निशान नहीं है अपने तरफ, केवल क्रिकेट का क्रेज है, इसलिए मैं क्रिकेट की चर्चा कर रहा हूँ। तो मैं फुटबॉल की भी कमेंट्री में, एक बार मैं गया था दीमापुर, तो वहाँ फर्स्ट टाइम मैंने फुटबॉल कमेंट्री किया था। उसके बाद एक दो जगह और मौका मिला मुझे, मैंने किया था, तो काफ़ी लोग प्रभावित हुए थे, लेकिन अभी उसको हम लोग साइड करते हैं। तो जिस खेल की कमेंट्री कर रहे हैं उस फील्ड रिस्ट्रिक्शन के बारे में, उसके बाद डेस्टिनेशन के बारे में, ग्राउंड के बारे में, खिलाड़ी के बारे में, उस खेल के बारे में पूरा मैक्सिमम अवेयरनेस होना चाहिए, तभी आप कमेंट्री कर पाएंगे। आपको कौन सा कमेंट्री अच्छा लगता है, हिंदी, इंग्लिश या भोजपुरी? देखिए इंग्लिश तो मैं चाहूँ तो भी अंग्रेजी फॉरेन एक्सेंट में भी मैं बोल सकता हूँ। मैंने उसका प्रिपरेशन किया है, जो गुरु ने हमें ज्ञान दिया उनका सिखाया हुआ आज भी मुझे काम आता है। इंग्लिश एक्सेंट में भी बोल सकता हूँ, इंडियन इंग्लिश भी बोल सकता हूँ। तो इंग्लिश तो मेरे जहन में शुरू से है। मैं जब मैं 6 में पढ़ाई कर रहा था तब से मेरे शिक्षक, हमारे इंग्लिश वाले शिक्षक बहुत अप्रिशिएट करते थे। तो जब कोई भी चीज़ आप कार्य समाज में करते हैं ना, कहीं भी, और जब आपको अप्रिशिएशन मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, तो उस काम को आप आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको प्रोत्साहन तभी मिलता है जब आप अच्छा करते हैं। आप गलत करेंगे तो प्रोत्साहित नहीं किए जाएंगे। तो मुझे अच्छा लगा, उसको लेकर के आगे बढ़ा। और बात है कि अंग्रेजी तो है ही, वो तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और हिंदी मातृभाषा है, तो उसको कौन छोड़ सकता है। और भोजपुरी की तो बात ही लाजवाब है, ये तो अपने रग रग में बसा हुआ है, हर मिट्टी के कण में, हर शब्दों के क्या बोलते हैं, राग में अनुराग छुपा हुआ है। सबसे ज्यादा पसंद क्या करते हैं दर्शक आपकी कमेंट्री, भोजपुरी, इंग्लिश या हिंदी? इंग्लिश एक्चुअली स्टूडेंट को सुनना चाहिए और स्टूडेंट को लाइक करना चाहिए, क्योंकि जो विद्यार्थीगण है उनको सीखने का, एक इंस्पायर होने का मौका मिलेगा। पहला तो इंग्लिश यहाँ समझ नहीं पाते, इसलिए इंग्लिश हम करते नहीं है। इंग्लिश में ऐसा भी नहीं, पूरा फॉर्मल है मेरा, कॉमन जो हम टीवी पर आप सुनते हैं, जो समझ सकते हैं, है ना। बात वही अच्छी लगती है, भाषा वही अच्छी लगती है जो एक दूसरे को समझ आ जाए, है ना। तो इंग्लिश भी थोड़ा बहुत लाइक करते हैं। उसके बाद हिंदी की जो कमेंट्री है वो बहुत बेहद पसंद की जाती है हमारी। और भोजपुरी जब करने लगते हैं तो बिहार का तो है ना, और बात ही कुछ और है। ऐसा कोई क्षण कमेंट्री करते समय जो आपके रोंगटे खड़े होंगे? अगर मैं कहूँ तो हर वो मैच मेरे लिए एक्साइटमेंट पैदा करता है जिसमें बहुत ही क्लोज काउंटर होता है, कम गेंदे हो, ज्यादा रन बनाने हो, रन और बॉल बनाने हो। तो उस समय हम किसी पार्टिकुलर मैच का नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन हाल ही में एक मैच हुआ था अभी अपने आसपास में ही, तो मुझे ऐसा लगा दोनों ही टीमें बहुत स्ट्रांग थी, अच्छी थी, और दोनों ही टीमें के खिलाड़ी जो थे वो बहुत ही अच्छे थे, जिनको मैं
दोनों टीम के खिलाड़ियों को अच्छे तरीके से मैं जानता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी। उस समय है ना, आपका माइंड जो है ना, मतलब ऐसा लगता है कि ये मैच टाई ही हो जाए तो अच्छा है ना। तो वो मैच के ऊपर है, डिपेंड करता है मैच के ऊपर। आपने जानकी आनंदी में कमेंट्री किया है, उस समय कैसा अनुभव रहता है, कितना कठिन लगता है आपको वहाँ कमेंट्री करना? थैंक यू इसके लिए कि आपने जानकी आनंदी का नाम लिया। जानकी आनंदी क्रिकेट टूर्नामेंट में मैंने पहली बार भोजपुरी कमेंट्री किया लास्ट ईयर 2025 में, और अभी 26 चल रहा है, तो इसमें भी हो सकता है मौका मिले, लेकिन अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो मैं 24 में गया था वहाँ पर। वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजर कमेटी के मेन हैं उनसे मेरी बात हुई, और जो वहाँ कमेंटेटर थे उनसे, तो हमारे बारे में बहुत लोगों ने उनको कमेंट किया था, सर आपकी जोड़ी संजय सर के साथ अगर दे दी जाए तो बहुत अच्छी लगेगी। तो कई सारे कमेंट जाने के बाद है ना, लोग सोचने लगते हैं। तो वो हमसे पूछे, और अपना संस्कार पहले देना जरूरी है। हमने जा करके उनका चरण स्पर्श किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, उन्होंने बोला कि ठीक है, कैसे हैं, बढ़िया है, सब कुछ ऐसे पूछने के बाद फिर उन्होंने एक बार अपने उनके जो दिलीप जायसवाल, सैम जायसवाल जी जो हैं, चंदन जी रेफरी, चंदन पांडे जी रेफरी हैं, और वहाँ के कमेंटेटर थे लिटिल गुरु जी और सरफराज भाई और कामरान भाई, तो वो लोग थे। तो उनसे बात करने के बाद हमें 15-20 मिनट का मौका दिया गया। उसी 15-20 मिनट के मौके को मैंने इस तरह से भुनाया कि नेक्स्ट ईयर यानी 24 में मैंने समझिए लाइक ए इंटरव्यू, उसके बाद उनको बहुत पसंद आ गया, उसके बाद 25 में मेरा सिलेक्शन हो गया, और अपनी भोजपुरी उन्होंने अपना ओपिनियन दिया कि उन्होंने कहा कि भोजपुरी ही कीजिए, बेहतर रहेगा। तो मैंने पूरा टूर्नामेंट में भोजपुरी किया। ईश्वर की कृपा है और हमारे चहते खिलाड़ियों की कृपा है और चहते गुरु सब लोगों की कृपा है। आपको हम लोग कब जियो हॉटस्टार पे भोजपुरी कमेंट्री करते देख रहे हैं? समय का इंतजार कीजिए। ये जरूरी नहीं कि उस पैशन को लेकर के मैं कमेंट्री करता हूँ, लेकिन हाँ एक चीज़ ये रहता है कि बड़े प्लेटफॉर्म पर आपको मौका मिले, जब अच्छा कर रहे हैं तो आगे एक तो ईश्वर ऊपर वाले हैं, वो देखेंगे, वो डिसाइड करेंगे। दूसरा ऊपर वाले वो हैं जो जियो हॉटस्टार के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और वहाँ पर शिवम सिंह, रोबिन सिंह, सौरभ सिंह और गुलाम रिजवी जी, सुमित मिश्रा जी, है ना, सत्य प्रकाश जी लोग करते हैं। उन लोगों तक जिस दिन ये कमेंट्री हमारा क्लिप चला जाएगा जो हम भोजपुरी करते हैं, तो मुझे लगता है कि ज़रूर वहाँ से कॉल आएगा कि आप आइए। ऐसे अपना प्रयास रहता है कि अच्छा से अच्छा किया जाए, ताकि अच्छा लगेगा तभी कोई बुला सकता। डॉक्टर, शिक्षक और कमेंटेटर तीनों के रूप में कौन सी ऐसी खूबी है जो जरूरी है? बिल्कुल इजी आंसर है, लेकिन ये आंसर इजी वे में सब लोगों को मिलेगा नहीं। देखिए, डॉक्टर को अपने पेशेंट को इतना अच्छे दिल से ट्रीट करना चाहिए कि उसको लगे कि दुनिया में मेरा कोई अपना है। पहला क्या बात। दूसरा, शिक्षक को विद्यार्थी को कभी ऐसा लगने नहीं देना चाहिए कि ये शिक्षक हमारे लिए नहीं कुछ कर रहे हैं। विद्यार्थी को कभी नहीं लगना चाहिए कि शिक्षक हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, और शिक्षक को हमेशा अपने विद्यार्थियों का ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर को भी अपने मरीज का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। और तीसरा था आपने जो पूछा है अभी, कमेंटेटर। कमेंट्री क्रिकेट की, यानी क्रिकेट ग्राउंड में जो हो रहा है उसी की कमेंट्री करना बड़ी बात नहीं है। आप दर्शकों को कैसे जोड़ के रखते हैं अपने साथ, ये बड़ी बात, ये सबसे बड़ी बात है। तीनों को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, दुनिया में 24 घंटे सब इंसान के लिए है। उसी 24 घंटे को आप कैसे मैनेज कर रहे हैं ये आपके ऊपर है, और उसमें भी अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है, शरीर घर का भी ख्याल रखना है, टाइम का भी ख्याल रखना है। तो मुझे लगता है कि हर वो शख्स 2 तो कर ही सकते हैं कम से कम, और लगभग 2 तो करते हैं, 2 प्लस भी कर सकते हैं। कमाना, घर की जिम्मेवारी को समझना, ये 2 काम तो कर ही रहे हैं। तीसरा एक और वो चीज़ जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, मैं शुरू में ही बताया, कुछ लोग केवल हॉबी होता है कि हम पैसा कमाएं, कुछ लोगों का हॉबी होता है कि नहीं हमारा नाम भी हो, थोड़ा सा नेम फेम भी मिले। तो हम पैसे के पीछे कम और नेम फेम के पीछे ज़्यादा ये करते हैं। तो टाइम को मैनेज करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हर चीज़ का आप टाइम मैनेज करके रखिए,
बिल्कुल हो जाएगा। जैसे हमारा सुबह से लेकर के दोपहर तक का अलग टाइम है, दोपहर से शाम तक का अलग टाइम है। बस टाइम मैनेज कीजिए, टाइम मैनेज ही एवरीथिंग। इन तीनों पेशों में से सबसे ज्यादा जिम्मेवारी किसमें महसूस होता है? इन तीनों में से एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट होना बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि लोग बड़े विश्वास के साथ आते हैं आपके यहाँ इलाज कराने, ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो उनका ख्याल करना, उनको ठीक करना, कैसे ठीक होंगे ये भी सोचना, जी। किस तरह से ठीक कर दें ये भी माइंड में, जेहन में सोचते रहना, ये सबसे बड़ी बात है। पहला प्रायोरिटी होता है कि मेरा पेशेंट विश्वास के साथ आया है, उसका विश्वास टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक पेशेंट ठीक होंगे तभी दूसरा आएंगे, एक नहीं ठीक होंगे तो दूसरा नहीं आएंगे। जी। कौन सा काम आपको सम्मान देता है, कौन सा पहचान और कौन सा आत्मसंतोष? देखिए, आत्मसम्मान सबसे पहले अपना सेटिस्फेक्शन है। मैं जब भी दिन भर का दिनचर्या का जो काम करता हूँ, काम करने के बाद रात में मैं सोचता हूँ कि मैंने कहीं गलती तो नहीं किया। मैं कहीं कभी कभी किसी के साथ अगर बातचीत हो गया, थोड़ा कभी होता नहीं, हाँ। तो उसके लिए भी मैं सोचता हूँ जी। कि मैंने कहीं ज़्यादा बोल दिया, कहीं उनको बुरा लग गया हो, इसके लिए मैं सोचता हूँ कहीं बुरा न लग गया हो। तो संतुष्टि मिलता है जब हमारा देखा हुआ पेशेंट जो थेरेपी कराने आते हैं वो ठीक हो जाते हैं, तो मुझे संतुष्टि मिलता है। और दूसरा क्वेश्चन था आपका, सम्मान और पहचान। सम्मान मुझे मिला है एज ए कमेंटेटर के रूप में, हर जगह कुछ ना कुछ सम्मान के रूप में, लोगों का अप्रिसिएशन, लोगों का प्यार, और सम्मान के रूप में अंगवस्त्र, बहुत सारे ट्रॉफी, मेडल सब मिले हैं। और तीसरा प्रश्न आपका था पहचान। पहचान मुझे मिला है, अब मैं कहूँ तो पहचान तो थोड़ा बहुत लोगों के बीच हमारे शुरू से रहा है, लेकिन अब जो मिल रहा है वो मैं जितने भी क्रिकेट खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, उनके लिए फ्री थेरेपी, किसी भी प्रकार की इंजरी होती है तो मैं अपने क्लिनिक पर अभी इस साल, इस सीजन में 50+ खिलाड़ियों को फ्री में फिजियोथेरेपी दे चुका हूं, और उनको ट्रेन कर चुका हूं, खेलने योग्य बना चुका हूं, और खेल भी रहे हैं। और मैंने ये कह दिया है कि आपको किसी भी प्रकार की, किसी भी प्लेयर को अगर कोई दिक्कत होता है, इंजरी होता है, तो आप हमसे संपर्क कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट हम खिलाड़ियों की देखभाल करने के लिए तैयार हैं। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि मैं भी क्रिकेटर बनना चाहता था, मैं क्रिकेटर नहीं बन सका, तो भगवान ने ऐसा हुनर हाथ में दे दिया कि हम खिलाड़ियों को तो ठीक करके रख सकते हैं, हम नहीं बन पाए तो दूसरों को तो बनाने में सहयोग कर सकते हैं। अगर आपको भविष्य में किसी एक को चुनना हो तीनों में से, तो सबसे ज्यादा पसंद आपको कौन लगता है? देखिए, भविष्य में अगर तीनों में से अगर एक कोई चुनना है, तो मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ कि बच्चों को पढ़ाने में जो आनंद है, शिक्षा देने में, अगर एक दिन हम खाना नहीं खाए, अगर उस समय की मैं बात कर रहा हूँ जब हम पढ़ा रहे थे, एक समय का खाना हम नहीं खाए, अगर हम बच्चों को पढ़ा पाए तो वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था। अगर एक चुनने की अगर आप बात कर रहे हैं, तो आज के तारीख में जिस तरह से नेम मुझे मिल रहा है, अगर ऊपर वाले की कृपा हुई, आशीर्वाद मिला समाज के लोगों का, बड़े बुजुर्गों का, माता पिता का, ईश्वर का, तो मैं कमेंट्री ही चुनूंगा अभी। क्या बात है। कभी कभी मरीज के नब्ज देखते देखते मैच रोमांच स्थिति में आ गया, तो मैच देखते हैं या मरीज? देखिए, मरीज को देखना पहला प्रायोरिटी है, इसलिए मैं उस समय, वो स्कोर हम बाद में भी देख लेंगे, कौन हारा कौन जीता, लेकिन पहले मरीज। अगर कोई विद्यार्थी क्लास में लाइव मैच देख रहा हो, तो उसको डांटेंगे या स्कोर पूछेंगे? पहले तो स्कोर पूछ लेंगे, उसके बाद डांट करके उसको बंद करा देंगे। क्या बात है। अगर कोई बल्लेबाज लगातार डॉट बॉल खेले, तो उनके लिए कौन सी दवाई जरूरी है? लगातार डॉट बॉल खेले, इसका मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस पाने के लिए उनको विटामिन ए की गोली सबसे पहले लेनी चाहिए। क्या बात है। सभी बल्लेबाज को जरूरत है विटामिन ए की। बिल्कुल। अगर कोई बॉलर लगातार छक्का खा रहा है, तो उसके लिए क्या जरूरी है? छुट्टी दे देना, कप्तान चेंज करना, या इलाज करना? लगातार अगर छक्के खा रहा है, तो जब लगातार छक्के खा ही रहा है तो एक बॉल छक्का के लिए दे दीजिए, बल्लेबाज फंस भी सकता है, आउट भी हो सकता है। विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा डर किस बात से लगता है, परीक्षा से या आपके सवाल से? सबसे पहले तो हम ही से डर लगता है विद्यार्थियों को, और मुझे लगता है कि विद्यार्थी के अंदर जो जहन में चलता है, सबसे ज्यादा डर तो हमारे प्रश्नों के साथ ही रहता है। आपके घर वाले सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हैं? आपको किस रूप में देखना चाहते हैं, कमेंटेटर, डॉक्टर या शिक्षक? शिक्षक और कमेंटेटर तो वो लोग बहुत कम जानते हैं हमारे घर में, लेकिन हमारी बेटी है, मेरा बाबू है, संस्कार एक सांची, वो हमेशा जो है मुझे फॉलो करती है, देखती रहती है, और अब तो वाइफ भी जान गई है कि हम कमेंटेटर हैं, तो कमेंटेटर के रूप में सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं।
क्या आपको घर में कभी बहस करते करते कमेंट्री करने लगे हैं? हाँ बिल्कुल, बच्चों के साथ कभी कभी होता है कि जब बोलने लगते हैं तो मैं ये बोलने लगता हूँ, ठीक है मेरा बाबू घर के अंदर पहुंच गया है और ये देखिए हमारे खाने के लिए यहाँ पर गिलास रख दिया गया है, अब थोड़ी ही देर में 2 रोटी उसके साथ सब्जी बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, देखते हैं आगे कुछ और भी मिलने वाला है क्या। क्या बात। अब हम आपसे सर कुछ रैपिड फायर करेंगे, जो आपको एक सवाल पूछेंगे, छोटा सा जवाब देना है। ओके। डॉक्टर, शिक्षक या कमेंटेटर? डॉक्टर। स्टेथोस्कोप या माइक्रोफोन? स्टेथोस्कोप। अस्पताल या कमेंट्री बॉक्स? अभी के समय में कमेंट्री बॉक्स। क्लासरूम या क्रिकेट का मैदान? क्लासरूम थोड़ा पीछे छूट गया है, अभी क्रिकेट का मैदान। टेस्ट क्रिकेट या T20? अभी तो 2020 का जमाना है जी। बल्लेबाज या गेंदबाज? मेरे हिसाब से गेंदबाज। सबसे बेस्ट खिलाड़ी कौन? मेरे नज़र में शुरुआती के दौर में सौरव गांगुली। प्रेजेंट में? प्रेजेंट में वैभव सूर्यवंशी। और जो घरेलू मैच है उसमें जिसमें आप कमेंट्री करते हैं? आज की तारीख में बिहार से एक सरफराज बाहुबली करके। आपके पसंदीदा कमेंटेटर कौन घरेलू मैच में? सबसे पसंदीदा में अभी अपने बिहार में देखा जाए तो मुन्ना मुख्तार का अभी बहुत बड़ा अच्छा स्पेस है, अपने बिहार से बाहर भी, बिहार में भी। दिन के मैच में कमेंट्री करना अच्छा है या रात में? आपको क्या अच्छा लगता है? नाइट हो तो मेरे लिए सुपीरियर है, पूरा टाइम रहता है। कमेंट्री करना आसान है या इलाज करना? मेरे लिए तो अभी इलाज करना आसान हो गया है। जी। एक खिलाड़ी जिसकी कमेंट्री करना सबसे अच्छा आपको लगता हो? इंडियन क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं? नहीं, घरेलू मैच में आप जिसमें कमेंट्री करते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा प्लेयर जो अभी खेल रहा हो? देखिए अभी मेरे जहन में एक सनी पटेल खिलाड़ी है जी। जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। जब वो बैटिंग करते हैं तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा देर तक बैटिंग करे तो ज़्यादा देर उनके बारे में हम एक्सप्लेन कर सकें। सनी पटेल। एक क्रिकेटर जिनका हेल्थ चेकअप आप करना चाहे? हेल्थ चेकअप किनका करना चाह रहे हैं? 2 का हम नाम लेंगे, एक है हमारे महफूज और एक है हेमंत पोलार्ड। किताब या मोबाइल? किताब पहले। पढ़ाई या खेल? पढ़ाई पहले। सफलता या संतुष्टि? सेटिस्फेक्शन जरूरी है पहले। मेहनत या किस्मत? मेहनत। पैसा या सम्मान? सम्मान पहला। गांव या शहर? गांव को कौन छोड़ सकता है। सुबह जल्दी उठना या रात को देर सोना? सुबह जल्दी उठना। आपकी सबसे अच्छी आदत? सुबह में जल्दी उठना। और आपकी सबसे बुरी आदत? देर तक मोबाइल पर लगे रहना। ईमानदारी से मैंने जवाब दिया है। गुस्सा जल्दी आता है या देर से? नहीं, मैं गुस्से को अपने अंदर रखता हूँ, गुस्सा मेरे ऊपर नहीं आ सकता है और गुस्से को जो कंट्रोल कर लिया वो आगे है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल? जिंदगी का खूबसूरत पल जब हम विद फैमिली एक साथ होते हैं। जी। कोई एक सपना जिसे आप पूरा करना चाहे वो अभी अधूरा है? अब जिंदगी का अंतिम एक ही रह गया है, जियो हॉटस्टार तक पहुंच। क्या बात है। आपके जिंदगी का असली हीरो कौन? मेरे पिता हैं। आपको खुद को 10 अंक में से देना हो तो आप अपने को कितना अंक दे रहे हैं? अभी मैं 6 अंक दे सकता हूँ अपने आप को। हर सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, आपके पीछे? हमारे पीछे हमारा पर्सनल मेहनत है और बस केवल मेहनत, हार्ड वर्किंग, पेशेंस, टाइम मैनेजिंग। हमारे पॉडकास्ट के दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? द एमआर पॉडकास्ट के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए, और हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने आने वाले जीवन में बाधाओं से परेशान ना हो। इस पर मैं एक लाइन में बोल सकता हूँ? बिल्कुल सर। सिद्धू जी की एक लाइन है जो मुझे याद है, अपने जीवन में राह की बाधाओं को सफलता की सीढ़ी बनाते हैं, राह की बाधाओं को सफलता की सीढ़ी बनाते हैं, हार को जीत में तब्दील करते हैं, वही अपने जीवन के सबसे बड़े चैंपियन होते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। तो आज हमारे साथ है मिस्टर संजय सर, जो कि बहुत बेबाक तरीके से अपनी बात को रखे। बहुत अच्छा लगा इनसे बातचीत करके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहें द एमआर पॉडकास्ट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में नए शख्स के साथ। तब तक आप देखते रहें द एमआर पॉडकास्ट। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।